हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि CFTR की वजह से होता है। CFTR क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर एक चैनल होता है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है अगर ये डिफेक्ट हो जाए। और नेक्स्ट हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि किस तरह से मैकेनिज्म ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। जिन पर्सन्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज होती है उन पर्सन्स में एक CFTR प्रोटीन में डिफेक्ट होता है और ये डिजीज हो जाती है। ये डिजीज ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज होती है। ये इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? CFTR। इस डिजीज में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑर्गन जिनमें म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है, जिसमें म्यूकस सिक्रीट होता है वो ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। और ऐसे क्या हो जाता है कि म्यूकस थिक हो जाता है, मीन्स कि म्यूकस में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से म्यूकस में सपोज अगर हम लोग लंग्स का एग्जांपल लें तो लंग्स के जो म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लंग्स में के म्यूकस में बहुत स्मॉल साइज के हेयर्स होते हैं जिनको हम लोग सीलिया टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया है इस तरह से अगर हम इनहेल कर लिया है तो वो म्यूकस का जो लंग्स का म्यूकस लेयर है वो उनको प्रोपेल आउट कर देता है उन बैक्टीरियाज को। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये यहाँ पे किन ऑर्गन में जहाँ जहाँ म्यूकस सिक्रीट होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्वेट ग्लैंड या फिर लंग्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उन सब जगह पे ये अफेक्ट होता है। मीन्स कि ऐसे जगह पे सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज अफेक्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली चैनल डैमेज हो जाता है। कौन सा चैनल? CFTR चैनल। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये CFTR चैनल किस तरह से वर्क करता है। तो मान लीजिए कि ये हमने एग्जाम्पल लंग्स का दिया है, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, तो ये लंग्स से रिलेटेड है। आप इसको समझिए कि ये लंग्स के एपिथेलियल सेल्स हैं। अब इसके बाद इन एपिथेलियल सेल्स में यहाँ पे स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम लोग सीलिया बोलते हैं। और जब ये प्रोपेल आउट होंगे तो ये प्रोपेल आउट कब इजीली हो सकते हैं? जब ये म्यूकस हाइड्रेटेड होगा। और जब ये म्यूकस हाइड्रेटेड होगा तो ये इजीली प्रोपेल आउट होंगे। अगर सपोज कोई बैक्टीरिया भी आ गया तो इस फ्लो के साथ ये बैक्टीरिया बाहर निकल सकते हैं। तो अब सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज में क्या हो जाता है कि इन एपिथेलियल सेल्स पे CFTR चैनल पाया जाता है। अब अभी हम लोग CFTR के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, बस अभी आप यहाँ पे समझिए कि ये CFTR चैनल पाया जाता है। ये CFTR चैनल क्लोराइड आयन का मूवमेंट कराता है म्यूकस की तरफ। तो जब म्यूकस की तरफ क्लोराइड आयन का मूवमेंट होता है तो उस समय वाटर का भी मूवमेंट होता है और यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा आ जाता है। वाटर के होने की वजह से ये म्यूकस हाइड्रेटेड हो जाता है और हाइड्रेशन की वजह से म्यूकस कैसा हो जाता है, म्यूकस में ल्यूब्रिकेशन हो जाता है। और ये जो एयर वेज आपको दिख रहा है, मीन्स कि यहाँ पे अगर ये क्या करते हैं, फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो जो ये एयर वेज की लाइनिंग होती है ये भी प्रोटेक्ट हो पाती है डिफरेंट बैक्टीरिया से। किस तरीके से कि मान लीजिए ये म्यूकस बहुत हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो यहाँ पे जब कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए पैथोजेनिक बैक्टीरिया आया तो वो सस्पेंशन के फॉर्म में रहेगा। अब तो क्या होगा, सस्पेंशन के फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे जब एयरवेज के थ्रू प्रोपेल आउट होगा, मूवमेंट होगा, तो उस समय ये बैक्टीरिया फ्लो करके बाहर निकल जाएंगे। तो ये नॉर्मल पर्सन, ये क्या है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल में किस तरह से मैकेनिज्म होता है CFTR के थ्रू, ये हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है। अब उस पेशेंट में जैसा हमने बताया है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें भी होता है उसमें CFTR प्रोटीन डिफेक्ट होता है। तो अब मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे CFTR प्रोटीन का डिफेक्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चैनल डिफेक्ट हो गया है। जब ये चैनल डिफेक्ट होगा तो ये क्लोराइड आयन का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। जब ये क्लोराइड आयन का मूवमेंट नहीं होगा तो वाटर, देखिए क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे वाटर म्यूकस साइड में जा रहा था, लेकिन अभी ये वाटर कहाँ पे है, वाटर वापस सेल के अंदर ही जा रहा है। तो यहाँ पे म्यूकस कैसा हो जाएगा, डिहाइड्रेटेड म्यूकस लेयर हो जाएगा। और जब म्यूकस लेयर डिहाइड्रेटेड हो जाएगा
तो बैक्टीरिया सस्पेंशन फॉर्म में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि म्यूकस कैसा हो गया, म्यूकस थिक हो गया है, स्टिकी हो गया है। स्टिकी होने की वजह से बैक्टीरिया क्या करेंगे कि अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आया तो उस समय ये बैक्टीरिया यहाँ पे इस तरीके से एडहेयर हो जाएंगे। तो पहला तो अगर म्यूकस डिहाइड्रेटेड हुआ तो ये प्लग अप कर देता है सारे डक्ट्स को, तो एक अच्छे से एयरवेज वाला पैसेज नहीं अच्छे से काम करेगा, जितने भी पैसेज हैं वो सारे मीन्स प्लग अप हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया सस्पेंशन में थे वो सारे बैक्टीरिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीलिया वाला स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, थिकेंड हो गया, क्योंकि स्टिकी हो गया, डिहाइड्रेटेड होने की वजह से थिकेंड हो गया। अब ये सीलिया प्रोपेल आउट नहीं हो पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन हो गया है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सारे जो सस्पेंशन में थे वो सारे बैक्टीरिया यहाँ पे एडहेयर कर जाएंगे। और जब बैक्टीरिया इस तरह से एडहेयर कर जाएंगे तो एपिथेलियल सेल्स के चारों तरफ एक बायोफिल्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये बैक्टीरिया अगर पैथोजेनिक है तो ऐसे केस में ये लंग्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। तो ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज, जिसमें कि ये ज़्यादातर सीवियरली तो लंग्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि लंग्स में म्यूकस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी बैक्टीरिया है या कोई भी पार्टिकल्स को हम लोग इनहेल कर लेते हैं तो ऐसे पर्सन में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, मीन्स कि इसमें कभी कभी पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे देखिए फ्लो हो पा रहा है, यहाँ पे फ्लो नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे चैनल अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे चैनल अच्छा काम नहीं कर रहा है। साथ में जब ये चैनल अच्छे से प्रॉपरली काम करते हैं तो सोडियम आयन चैनल को भी ये रेगुलेट कर पाते हैं, लेकिन अगर ये काम नहीं करते तो ये सब भी रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या डिजीज है जो कि जिसमें चैनल डैमेज हो जाता है। कौन सा चैनल? CFTR चैनल डैमेज होता है। अफेक्ट द इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्वेट ग्लैंड, लंग्स, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और सीवियरली किसको अफेक्ट करता है? लंग्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। CFTR चैनल नेसेसरी फॉर द प्रोड्यूसिंग थिन फ्रीली फ्लोइंग म्यूकस। जब ये चैनल है तो ये म्यूकस कैसा होगा? थिन होगा, मीन्स कि स्टिकी नहीं होगा, थिक नहीं होगा, थिन होगा, फ्रीली फ्लो कर सकता है, फ्लोइंग इसमें अच्छे से हो सकती है। और म्यूकस लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ द एयरवेज एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सोडियम आयन चैनल। जब ये नॉर्मल है तो उस समय ये इजीली लुब्रिकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट आ गया, फ्रीली मूव कर पाएगा और इस तरीके से ये एयरवेज को अच्छे से लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है वो निकल सकते हैं, या जो पैसेज वे या डक्ट है उनको प्लग इन नहीं होने देगा और इजीली सारे फंक्शन होंगे। लेकिन अगर जिन पेशेंट को जिनको CFTR चैनल ब्लॉक हो जाता है तो ये थिकेंड हो जाता है और फिर ये अच्छे से जब ये थिकेंड हो जाएगा तो प्रोपेलिंग आउट नहीं होगी, फिर साथ में बैक्टीरिया यहाँ पे बायोफिल्म का फॉर्मेशन कर लेंगे और पर्सन को इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज होती है। अब इसके बाद हम लोग इस चैनल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये चैनल क्या होता है। क्योंकि हम लोगों ने चैनल पढ़े हैं तो चैनल तो हमें पता है पैसिव टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे किस तरह के चैनल होते हैं। जैसे कि हमने अभी इसके प्रीवियस वीडियो में आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया था और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के में हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने 4 टाइप के ATPase बताए थे, V टाइप, F टाइप, P टाइप और साथ में ABC ट्रांसपोर्टर। तो जो ये तीनों होते हैं, ये तीनों तो कैटाइन को मूव करने में हेल्प करते हैं। मीन्स कैटाइन का मूवमेंट हो रहा है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है या फिर कैल्शियम प्रोटॉन पंप है, इस तरह के काम करता है। लेकिन जो ABC टाइप के ट्रांसपोर्टर या ABC कैसेट्स होते हैं, ये वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चाहे वो देखिए यहाँ पे क्लोराइड आयन है तो ये क्या है कि एनाइन है, या फिर आयंस है, शुगर्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो VFP टाइप है ये मोस्टली क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कैटाइंस को और ये वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज हमने बताई थी कि जितने भी ट्रांसपोर्टर होते हैं ये ATPase होते हैं, तो इनमें ATP की हाइड्रोलिसिस होती है। और हम यहाँ पे और ये भी अगर ये भी इसी कैटेगरी का है, 4 नंबर इसी का है, तो इसमें भी ATP की हाइड्रोलिसिस होनी चाहिए। लेकिन
जब भी कहीं एटीपी का यूज होता है तो उसको हम लोग एटीपेज या पंप बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिस्टिक जो CFTR है इसको हम लोग चैनल बोल रहे हैं। तो ये एक ऐसा ABC ट्रांसपोर्टर है जो कि चैनल है, लेकिन इसको ATP की जरूरत होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये एक चैनल है, क्योंकि नॉर्मली चैनल्स पैसिव होते हैं, चैनल्स को ATP की जरूरत नहीं होती, ATP हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। जब भी कोई पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वहां पे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे पैसिव डिफ्यूजन होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, एक्सर्गोनिक है। लेकिन अगर कहीं लो कॉन्सेंट्रेशन है और वहां से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो लो से हाई की तरफ जाना अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो ये CFTR हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे चैनल हैं जो कि चैनल भी हैं लेकिन साथ में इनको ATP की हाइड्रोलिसिस भी चाहिए। तो अब हम लोग सिस्टिक CFTR के बारे में बात कर लेते हैं। CFTR मीन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFTR कहते हैं, इज एन ABC ट्रांसपोर्टर। जैसा हमने बताया ये ABC ट्रांसपोर्टर में आते हैं। ABC ट्रांसपोर्टर किस फैमिली, ग्लाइकोप्रोटीन टाइप की फैमिली होती है, 170 किलो डाल्टन के प्रोटीन होते हैं और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं। अब ये MDR क्या होते हैं, ट्यूमर सेल्स में MDR पाए जाते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस 1 ट्रांसपोर्टर। इनका काम क्या है, MDR का काम होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनमें जो भी ड्रग्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर हाई हो गया है तो ये हाइड्रोफोबिक ड्रग को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से ये सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन को कम करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इसलिए MDR1 एक बहुत ही अच्छे थेरेपेटिक एजेंट की तरह भी काम करते हैं। तो ये ट्यूमर सेल्स में होते हैं। तो CFTR उसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। CFTR चैनल रिक्वायर्स बोथ हाइड्रोलिसिस, मीन्स कि ये ऐसे चैनल है, क्योंकि देखिए हम फिर से आपको मेंशन कर रहे हैं कि CFTR एक चैनल है लेकिन इसको चाहिए ATP की हाइड्रोलिसिस और साथ में इसको फॉस्फोराइलेशन भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या है, CFTR चैनल रिक्वायर्स बोथ ATP हाइड्रोलिसिस एंड साइक्लिक AMP डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन, मीन्स कि जो साइक्लिक AMP होता है वो फॉस्फोकाइनेज A को एक्टिव करता है। आप लोगों ने सिग्नलिंग में ऐसा पढ़ा होगा, फॉस्फोकाइनेज A को एक्टिवेट करता है और फॉस्फोकाइनेज A का काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन करना। तो जो CFTR चैनल है ये काम तभी कर पाता है जब ATP की हाइड्रोलिसिस भी हो और साथ में फॉस्फोराइलेशन भी हो। अब हम लोग जो ये CFTR चैनल होता है इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपको ये दिख रही है। यहाँ पे 2 डोमेन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 1, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन 2। और ये दोनों डोमेन क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 और डोमेन दिख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 1, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 2। क्योंकि ये क्या है, ये ABC कैसेट है, मीन्स कि ABC कैसेट की फैमिली को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट्स भी होनी चाहिए। तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन 1, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, ये पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ये 2 तरह के ट्रांसमेम्ब्रेन हैं। और ऐसा भी कभी हो सकता है कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह है, तो ये 2 होमोडाइमर के फॉर्म में या हेट्रोडाइमर के फॉर्म में अलग अलग पॉलीपेप्टाइड में एक डोमेन हो जिसमें कि एक ये रीजन हो, एक ये रीजन हो, और दूसरा ये हो जिसमें कि TMD2 और NBD2 हो। तो ये दोनों मिलके होमोडाइमर या हेट्रोडाइमर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इट हैज 2 TMD एंड 2 साइटोसोलिक NBD, मीन्स कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो NBD है वो कहाँ पे है, दोनों ही साइटोसोलिक फेस में है। यहाँ पे देखिए इन लिखा है, ये आउट लिखा हुआ है। और जो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट है वो क्या बाइंड करेगी, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बाइंड करेगी। इसके दोनों N टर्मिनल और C टर्मिनल कहाँ पे है, साइटोसोलिक फेस में है। यहाँ पे एक R ग्रुप होता है, R डोमेन होता है CFTR चैनल में। ये R डोमेन फॉस्फोराइलेट होता है।
तब ये काम करना शुरू करता है। मीन्स कि इसके लिए दो चीजें हमने जैसा यहाँ पे पहले बताया कि एटीपी हाइड्रोलिसिस जरूरी है और साइक्लिक एएमपी के थ्रू फॉस्फोराइलेशन जरूरी है, तभी ये चैनल ओपन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से ये क्लोराइड आयन के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो कब ये क्लोराइड आयन को मूव कराएगा, कब नहीं कराएगा, ये हम लोग आगे देख लेते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ आर डोमेन बाय साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए एंड एटीपी बाइंडिंग विद एनएडीपी एटीपी बाइंडिंग कैसेट इज रिक्वायरमेंट ऑफ चैनल ओपनिंग। जब भी चैनल को ओपन होना है, जैसा कि हमने बताया, जब इस चैनल को ओपन होना है, मान लीजिए आउटसाइड है एपिथेलियल सेल्स, फॉर एग्जांपल ये एपिथेलियल सेल्स है का मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आउटसाइड है, म्यूकस वाला साइड है, ये इनसाइड है। तो जब भी इसको ओपन होना है, क्लोराइड आयन को इधर जाना है, तो उस समय क्या क्या चीजें होंगी, एक आर डोमेन होगा जो कि फॉस्फोराइलेट होगा। किसके थ्रू फॉस्फोराइलेट होगा, प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू। प्रोटीन काइनेज ए को किसने एक्टिवेट किया, साइक्लिक एएमपी ने एक्टिवेट किया। और दूसरा एटीपी की बाइंडिंग होगी न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट पे, तब ये क्लोराइड आयन चैनल ओपन होता है और क्लोराइड आयन को मूव कराएगा। और जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो चैनल क्लोज हो जाएगा। तो ओपनिंग के लिए क्या क्या चाहिए, आर डोमेन का फॉस्फोराइलेशन चाहिए, मींस इस डोमेन का फॉस्फोराइलेशन होना जरूरी है, और एटीपी की बाइंडिंग जरूरी है। तो ये होता है CFTR चैनल। इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है ये हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है डिफेक्ट इन चैनल एपिथेलियल सेल्स एज म्यूकस बिकम थिकेंड स्टिकी दैट इज वेरी हार्ड टू प्रोपेल आउट एयरवेज। अफेक्टेड इंडिविजुअल टिपिकली सफर फ्रॉम क्रोनिक लंग इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। अब हमने पहले ही आपको एक डायग्राम बताया था, उसमें हमने बताया था लंग का स्ट्रक्चर लेके, जैसा ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमने आपको समझाया है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये चैनल डिफेक्ट हो जाए तो एपिथेलियल सेल्स में जो म्यूकस साइड होता है वहां पे वो म्यूकस कैसा हो जाएगा, थिक एंड स्टिकी हो जाएगा। और जब म्यूकस थिक एंड स्टिकी हो जाएगा, यहाँ पे जो म्यूकस थिक एंड हो गया है, तो यहाँ पे जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर था वो क्या हो जाएंगे, उनको प्रोपेल करना हार्ड हो जाएगा। तो जब वो प्रोपेलिंग नहीं कर पाएंगे तो ऐसी जगह पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्यों, या तो ये पैसेज को ब्लॉक कर रहा है, या फिर ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे बैक्टीरिया की एक फिल्म बन जा रही है, बायोफिल्म, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो ऐसे पर्सन में ये सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, क्रोनिक लंग इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के बारे में था। अब हम लोग नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बारे में हमने पहले शॉर्ट में बहुत थोड़ा सा बताया, बट हम यहाँ पे इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो पी टाइप एटीपेज होता है। अब पी टाइप एटीपेज को पी टाइप क्यों कहा गया है, ये ऐसे एटीपेज होते हैं जब इनकी कैटालिसिस मीन्स कि जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उस समय ये प्रोटीन इटसेल्फ फॉस्फोराइलेट होते हैं, इसलिए इन टाइप के एटीपेज को पी टाइप एटीपेज कहा जाता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप कहिए या सोडियम पोटेशियम एटीपेज कहिए, ट्रांसपोर्टर कहिए, ये जो प्रोटीन होता है जब ये मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है तो उस समय ये फॉस्फोराइलेट होता है, इस वजह से इसको हम लोग पी टाइप एटीपेज कहते हैं। अब ये बेसिकली प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है। जब भी कोई प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो रही, मीन्स की डायरेक्टली ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कपल्ड है एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ। अब इसमें क्या होता है कि एटीपी ड्रिवन कैटाइन ट्रांसपोर्टर है। ये क्या है, हमने पहले ही बताया कि चाहे वी टाइप हो, एफ टाइप हो या पी टाइप हो, ये तीनों ही क्या हैं, कैटाइन ट्रांसपोर्टर हैं। लेकिन जो एबीसी है, एबीसी कैसेट्स है या एबीसी ट्रांसपोर्टर है, ये कैसा होता है, ये वेरियस टाइप के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जैसे कि क्लोराइड आयन को भी इसने ट्रांसपोर्ट किया। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि कैटाइन यहाँ पे ये देखिए कैटाइन ही दोनों हैं, तो इसलिए क्या करता है, कैटाइन ट्रांसपोर्टर है। फॉस्फोराइलेट मीन्स कि जब ये कैटालिसिस करता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट करता है, तो उस समय फॉस्फोराइलेट होता है। और कहाँ फॉस्फोराइलेट होता है, क्योंकि ये एक प्रोटीन है, मान लीजिए मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये प्रोटीन है, तो इसमें जो एस्पार्टेट रेजिड्यू होगा वहां पे ये फॉस्फोराइलेशन होता है। तो मीन्स कि अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप वाली प्रोटीन है तो यहाँ पे क्या होगा
कि ये इस पे जो एस्पार्टेट रेजिड्यू होगा वहां पे ही इसमें फॉस्फोराइलेशन होता है। द सोडियम पोटेशियम पंप इज फाउंड इन एनिमल्स, मीन्स कि ये कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है मेंटेन करने में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मीन्स कि सेल के सॉरी इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं। मीन्स सेल के इनसाइड नेगेटिव चार्ज, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज, तो इसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूशन इसका होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सोडियम पोटेशियम पंप आर इलेक्ट्रोजेनिक, मीन्स कि ये पंप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोजेनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, सेल से 3 सोडियम आउट होते हैं, 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। इस वजह से एक चार्ज सेपरेशन होता है। क्योंकि ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोजेनिक का मतलब चार्ज सेपरेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यहाँ पे चार्ज में डिफरेंसेस हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रोजेनिक पंप कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक हेट्रोडाइमर होता है। हेट्रोडाइमर जिसमें 2 टाइप के डाइमर हो। कौन कौन से 2 डाइमर होते हैं? 2 अल्फा सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो मीन्स हेट्रोडाइमर क्या है, 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। अगर हम लोग अल्फा सब यूनिट की बात करें तो इसमें 10 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। मीन्स कि ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कितने हैं, 10। और जो अल्फा सब यूनिट होता है इसी पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है साइटोप्लाज्मिक फेज में, और सोडियम आयन बाइंडिंग एंड पोटेशियम आयन बाइंडिंग ऑन द एक्सटर्नल साइड। अब यहाँ इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये 2 अल्फा, ये 2 आपको बीटा दिख रहे हैं सब यूनिट, ये 2 अल्फा दिख रहे हैं। अल्फा क्या है, अल्फा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। बीटा के बारे में हम अभी बाद में बताते हैं, तो पहले हम लोग अल्फा के बारे में जान लेते हैं। अल्फा क्या है, पहला तो ये 10 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन मीन्स प्रोटीन होता है, और इसमें जो साइटोसोलिक फेज होता है, ये क्या हो गया, ये सेल का साइटोसोलिक फेज है, ये एक्सटीरियर साइड है। तो जो साइटोसोलिक फेज होता है यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है। सोडियम बाइंडिंग साइट कहाँ पे, यहीं पे है। साइटोसोलिक फेज में क्या होता है, सोडियम बाइंडिंग साइट होती है, और अल्फा सब यूनिट की दूसरी साइड पे जो एक्सटीरियर साइड है वहां पे पोटेशियम बाइंडिंग साइट होती है। तो अल्फा सब यूनिट का मेजर अगर हम लोग देखें तो कंट्रीब्यूशन किसका है, अल्फा सब यूनिट का ट्रांसपोर्ट में। अल्फा सब यूनिट 2 सब यूनिट मीन्स की 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं। इसमें जो साइटोसोलिक फेज पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है अल्फा सब यूनिट पर ही, अल्फा सब यूनिट पे ही सोडियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं इनसाइड, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक साइड में, आउटसाइड में पोटेशियम बाइंडिंग साइट होती है। अब इसके बाद अगर हम लोग बीटा की बात करें तो बीटा कहाँ पे है, पहली बात तो बीटा सब यूनिट एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पे होती है। मीन्स कि ये बाहर की तरफ, देखिए यहाँ पे ये क्या मेम्ब्रेन को नहीं, ये बाहर की तरफ यहाँ पे लोकेट है। और दूसरी बात ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन जिनमें ग्लाइकोसिलेशन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज जुड़ी हो, तो उनको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं बीटा सब यूनिट, और ये हेल्प करते हैं एटीपेज की असेंबली में। अब ये क्या है, मीन्स कि जब कोई प्रोटीन बनता है, एटीपेज बनने के बाद ये प्रोटीन क्या होता है कि इसको ईआर में भेजा जाता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से ये सारा जो काम होता है ये इसका बीटा सब यूनिट का होता है। तो अल्फा सब यूनिट का काम ट्रांसपोर्ट का है, बीटा सब यूनिट का काम है इसको असेंबल कराना। तो ये दोनों सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब हाँ हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा। तो सोडियम पोटेशियम पंप इज एलोस्टेरिक प्रोटीन। एलोस्टेरिक प्रोटीन का मतलब क्या, वो प्रोटीन जो कोऑपरेटिव इफेक्ट शो करे। इसका मतलब क्या कि अगर एक इफेक्टर मॉलिक्यूल बाइंड करे तो दूसरा मॉलिक्यूल पे भी वो बाइंडिंग के लिए इफेक्ट करे, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कि एक सोडियम आयन बाइंड करता है तो दूसरा भी बाइंड करता है, मीन्स कि ये एक कोऑपरेटिव इफेक्ट होता है या एलोस्टेरिक प्रोटीन बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक एलोस्टेरिक प्रोटीन होती है। एग्जिबिट 2 अल्टरनेटिव कन्फर्मेशनल स्टेट, इसके पास 2 कन्फर्मेशनल स्टेट होते हैं। कौन कौन से, E1 और E2।
इवन स्टेट में क्या होता है, इवन स्टेट ओपन इनसाइड, जब ये प्रोटीन इवन फॉर्म में होती है तो उस समय ये ओपन किस तरफ हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक साइट की तरफ ओपन होती है। सोडियम आयन से हाई एफिनिटी होती है बाइंडिंग, क्योंकि सोडियम आयन को ही बाहर निकालना है, तो यहाँ पे सोडियम आयन से एफिनिटी होती है। और अगर हम लोग E2 कन्फर्मेशन की बात करें तो E2 कन्फर्मेशन में जब ये प्रोटीन आएगी तो ये आउटसाइड ओपन हो जाएगी, मतलब कि पोटेशियम आयन बाइंडिंग के लिए इसकी एफिनिटी हाई हो जाएगी। तो E1 E2 दो कन्फर्मेशन होते हैं। इवन कन्फर्मेशन फेवरेबल होता है, एफिनिटी किससे ज्यादा होती है, सोडियम आयन से, और ओपन किधर की तरफ होता है, साइटोसोलिक फेस की तरफ होता है, मींस कि सेल के इंटीरियर में। और अगर हम लोग पोटेशियम आयन की बात करें तो एक्सटीरियर में ये इस तरह से होता है। तो अब हम लोग, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 सोडियम आयन ने बाइंड किया कोऑपरेटिव इफेक्ट के थ्रू, इसके बाद ये अल्फा सब यूनिट का ये चेंज हुआ होगा कन्फर्मेशन, इस तरह से बाइंडिंग हुई होगी, फिर कन्फर्मेशन चेंज हुआ होगा, फिर वापस ये वाली बाइंडिंग हुई होगी, और यहाँ पे आप देखिए फ्लिपिंग हुई और इस तरह से 2 पोटेशियम अंदर सेल के और 3 सोडियम बाहर आ गए। तो इस तरह से ये पूरा मैकेनिज्म होता है, बट हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये एक ओवरव्यू के फॉर्म में दिया है। सबसे पहले क्या होगा, सोडियम एटीपी बाइंडिंग होगी, क्योंकि हमें पता है अल्फा सब यूनिट पर ही सोडियम आयन बाइंड करता है, अल्फा सब यूनिट पर ही एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, अल्फा सब यूनिट पर ही पोटेशियम आयन भी बाइंड करता है। तो जो ये अल्फा सब यूनिट है वहां पे, क्योंकि जो ये एटीपेज है उसमें 2 कन्फर्मेशन होते हैं, E1 और E2। अब E1 कन्फर्मेशन में क्या होता है, E2 कन्फर्मेशन में क्या होता है, यही हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है सोडियम और एटीपी की बाइंडिंग होती है। दूसरा स्टेप क्या है, फॉस्फोर, जैसे एटीपी बाइंड हुआ भाई फॉस्फोराइलेट हुआ। कौन फॉस्फोराइलेट हुआ, जो एटीपेज में एस्पार्टेट रेजिड्यू है, पॉलीपेप्टाइड में एस्पार्टेट रेजिड्यू है, उस पे फॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। कन्फर्मेशन चेंज होगा, क्या होगा, सोडियम आयन रिलीज होंगे, और सोडियम आयन के रिलीज होने पे फिर पोटेशियम आयन की बाइंडिंग होगी, डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और कन्फर्मेशन चेंज होगा, फिर K+ रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग इसको और प्रिसाइज वे में देख लेते हैं कि पहले जो सोडियम पोटेशियम पंप था वो E1 फॉर्म में था, E1 कन्फर्मेशन में था। जब ये E1 कन्फर्मेशन में होता है तो इसकी हाई एफिनिटी होती है सोडियम आयन से और लो एफिनिटी होती है पोटेशियम, मींस की जो इसकी बाइंडिंग साइट्स होती है उन बाइंडिंग साइट्स की एफिनिटी सोडियम के लिए ज्यादा होती है, पोटेशियम के लिए कम होती है। तो E1 कन्फर्मेशन में ये होता है। तो जब ये पंप E1 कन्फर्मेशन में है तो यहाँ पे 3 सोडियम आयन बाइंड कर लेते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट के थ्रू, और इसके बाद ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मींस ये बाइंड कर लिया, E1 3 सोडियम आयन ने बाइंड किया। अब यहाँ पे क्योंकि जो E1 कन्फर्मेशन है वहीं पे या अल्फा सब यूनिट वहां पे एटीपी बाइंड करता है और एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। अब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे जुड़ गया, जो प्रोटीन थी, मींस की जो पंप है सोडियम पोटेशियम पंप, वो पंप ने क्या किया कि उसके एस्पार्टेट रेजिड्यू पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अब ये चेंज हो गया E2 कन्फर्मेशन में। जब ये E2 कन्फर्मेशन में चेंज होता है तो देखिए ये सोडियम कहाँ से आ रहा है, ये साइटोसोलिक, मींस ये सेल का इंटीरियर साइड है, ये सेल का एक्सटीरियर साइड है। अब इसके बाद जब ये E2 कन्फर्मेशन में चेंज हुआ तो अब ये सोडियम आयन को रिलीज कर देगा। अब जब सोडियम आयन को रिलीज करेगा, लेकिन फॉस्फेट को अभी भी बाइंड किया हुआ है, सोडियम आयन रिलीज होगा। अब इसकी E2 कन्फर्मेशन ज्यादा फेवरेबल किसके लिए हो जाती है, पोटेशियम आयन बाइंडिंग के लिए, और पोटेशियम आयन बाइंड कर लेता है। जब पोटेशियम आयन बाइंड कर लेता है तो अब इसके बाद ये एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, फिर फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है। जब फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है तो फिर से इसका फर्दर कन्फर्मेशन चेंज होता है और पोटेशियम आयन रिलीज हो जाता है, और फिर से वापस ये E1 कन्फर्मेशन में चेंज हो जाता है, फिर से सोडियम आयन बाइंड करने के लिए तैयार हो गया। तो ये एक पूरा क्या क्या चेंजेस होते हैं इस पंप में वो हमने आपको बताया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस प्रोटीन को, जो भी सोडियम पोटेशियम पंप है, प्रोटीन है, इसको ऐसा माना गया है कि ये प्रिमिटिव एनिमल्स में भी पाया जाता था। तो मीन्स कि उस समय मीन्स कि वो क्या करता है, सेल वॉल्यूम को मेंटेन करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्पल्स को जनरेट करने में मसल्स और नर्व सेल्स के बीच में। तो मीन्स कि ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप या ट्रांसपोर्टर बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल से पाया जाता है। तो ये 2 चीज़ों में हेल्प करता है, सेल वॉल्यूम में हेल्प करता है और साथ में इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करता है नर्व और मसल्स के बीच में। अगर हम लोग इस पंप में
क्योंकि एनर्जी यूज हो रही है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो अगर जितनी भी सेल में एनर्जी बनती है उसका 1/3 एनर्जी ये यूज कर लेता है पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अगर हम लोग पंप की बात करें, पंप में एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो किसी भी सेल में जितनी भी या एनिमल में जो भी एनर्जी बनती है उसका 1/3 एनर्जी यूज हो जाता है इस पंप के थ्रू, और 2/3 एनर्जी जो नर्व सेल से बनती है उसका कंजम्पशन हो जाता है। तो इस तरीके से इतनी एनर्जी का ये कंजम्पशन करता है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव या इम्पोर्टेंट पंप होते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं द रेशियो ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। रेशियो क्या है, जैसा हमने बताया कि कोई सेल है, सेल में 3 सोडियम बाहर गए और 2 पोटेशियम अंदर आए, तो इसका मतलब क्या रेशियो होगा, 3:2। 3:2 का रेशियो, जिसमें क्या होता है कि 3 सोडियम पंप आउट एंड 2 पोटेशियम आर पम्प्ड इन। और ये प्रोसेस होने में मीन्स कि जब ये 3:1 का रेशियो चलता है तो 1 एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। पर एटीपी 3 सोडियम सेल के बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम सेल के अंदर आएंगे। तो ये एक मीन्स होता है। अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक होता है स्टेरॉइड, जिसको कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड बोलते हैं, डिजिटैलिस को, या एक ओबैन भी होता है जिसको हम लोग कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। तो डिजिटैलिस और ओबैन दोनों ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या है, ये एक तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। तो ये कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प कर रहे हैं कार्डियोटोनिक मीन्स की जैसे किसी पर्सन को क्या हो जाता है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। कंजेस्टिव हार्ट डिजीज क्या होता है, यहाँ पे ऐसे पर्सन में जिनको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज हो जाती, उनके हार्ट में ब्लड फ्लो नहीं अच्छे से हो पाता है। तो जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे केस में ऐसे पर्सन को जिनको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होती है, या ब्लड में हार्ट में प्रॉपरली ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, ऐसे पर्सन को डिजिटैलिस या ओबैन जैसे ड्रग्स मीन्स कि ये मॉलिक्यूल्स या स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अच्छे से पंप होने लगता है। अब वो कैसे हो पाता है, ये जो दोनों डिजिटैलिस और ओबैन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देते हैं। जब सोडियम पोटेशियम ब्लॉक मतलब ये जो एटीपेज है ये ब्लॉक होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सोडियम आयन बाहर जाएंगे नहीं, तो सेल के अंदर सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से एक एक्सचेंजर होता है, कैल्शियम और सोडियम आयन एक्सचेंजर। ये इसका मूवमेंट क्या होता है, ये स्लो हो जाता है। इसके मूवमेंट की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन तेज हो जाता है, और फिर जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन तेज होगा तो जो मीन्स कि प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वो कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और उससे रिलीफ मिलेगा, जो ये डिजीज हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं द कार्डियोटोनिक स्टेरॉइड डिजिटैलिस, जो कि फॉक्स ग्लोब प्लांट से मिलता है। मीन्स कि डिजिटैलिस इसका साइंटिफिक नेम है इस प्लांट का, इसीलिए इसको डिजिटैलिस बोला गया, और इसका ये इंग्लिश नेम है फॉक्स ग्लोब। इंक्रीज फोर्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। ओबैन भी सेम यही काम करता है कि, और ये कैसे कर पाते हैं, ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करते हैं। जब सोडियम पोटेशियम पंप इनिबिट हो जाता है तो एक कैल्शियम और सोडियम आयन एक्सचेंजर होता है, जो उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होती है उसमें रिलीफ मिलता है। तो डिजिटैलिस ओबैन क्या है, ये कार्डियोटोनिक है, मीन्स कि ये अच्छा स्मूथिंग इफेक्ट देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, लेकिन ये करते क्या है, ये कैसे कर पाते काम, ये सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करते हैं, और साथ में ये पंप सेंसिटिव होते हैं, मीन्स इनिबिटेड हो जाते हैं वैनडेट से। वैनडेट क्या है, वैनडेट एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वैनेडियम का, जिसके थ्रू भी ये इनिबिट होते हैं। तो ये पूरा इसका
मैकेनिज्म है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।